13 मार्च 2024 के पीआईबी विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। इसे हमने प्रेस इंडिया ब्यूरो से लिया है। विश्लेषण में मुख्य रूप से कुछ विषय सूची हैं। पहला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम और संबंधित उत्पादों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी। दूसरा, भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 की घोषणा की। तीसरा, रक्षा मंत्रालय ने ध्रुव AMK-3 के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 8,073 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। चौथा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते को मंजूरी दी। पाँचवां, भारत की राष्ट्रपति ने मॉरिशस की अपनी यात्रा के दौरान समझौता ज्ञापनों MOU का आदान प्रदान किया। पूर्वी भारत में होगा शहद क्रांति का आगाज़। सातवां, भारत और डोमिनिकन गणराज्य ने पहले द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। PM गति शक्ति कोयला क्षेत्र में राष्ट्रीय मास्टर प्लान जारी। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधार जन कल्याण PM सूरज पोर्टल लॉन्च किया। केन्या के नैरोबी में खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स समिति के 54वें सत्र में भारत की मानक संचालन प्रक्रिया पर चर्चा। PM स्वनिधि योजना। विस्तृत विश्लेषण इस प्रकार है। पहला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम और संबंधित उत्पादों पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर को मंजूरी दी। सामान्य अध्ययन पेपर 2 इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। विषय, भारत और इसके पड़ोसी देशों का संबंध। मुख्य परीक्षा में भारत भूटान संबंधों पर चर्चा कीजिए। प्रसंग, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भारत भूटान के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी। विवरण, ऊर्जा समझौता। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो तथा भारत सरकार के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के ऊर्जा विभाग और भूटान की शाही सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। भारत का लक्ष्य ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विकसित स्टार लेवलिंग कार्यक्रम को बढ़ावा देकर घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में भूटान की सहायता करना है। भूटान की जलवायु स्थिति के अनुरूप बिल्डिंग कोड तैयार करने में भारत के अनुभव के आधार पर मदद की जाएगी। ऊर्जा लेखा परीक्षकों के प्रशिक्षण को संस्थागत बनाकर भूटान में ऊर्जा पेशेवरों के एक समूह के निर्माण की परिकल्पना की गई। भारत का लक्ष्य मानक व लेबलिंग योजना को विकसित करने और लागू करने के प्रयास में भूटान का समर्थन करना है। ज़्यादा बिजली खपत करने वाली उपभोक्ता वस्तुओं में तेज़ी से वृद्धि को देखते हुए विद्युत ऊर्जा की मांग हर साल बढ़ रही है। यदि उपभोक्ता उच्च दक्षता वाले उपकरण पसंद करते हैं तो इस बढ़ती मांग को अनुकूलित किया जा सकता है। BEE देश के स्टार लेबलिंग कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें अब दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले 37 उपकरण शामिल हैं। यह समझौता ज्ञापन विद्युत मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के परामर्श से तैयार किया गया है। खाद्य सुरक्षा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, स्वास्थ्य मंत्रालय, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के बीच खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी BFDA, स्वास्थ्य मंत्रालय, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर होने से दोनों पड़ोसी देशों के बीच कारोबार में सुगमता आएगी। भारत से उत्पादों का निर्यात करते समय BFDA FSSAI द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन के प्रमाण के रूप में एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करेगा। इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन मिलेगा और दोनों पक्षों के लिए अनुपालन लागत कम होगी। पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक और संबंधित उत्पाद।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत से भूटान को पेट्रोलियम तेल, स्नेहक और संबंधित उत्पादों की सामान्य आपूर्ति पर भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य विशेष रूप से हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में किसी भी लैंगिक वर्ग या आय पूर्वाग्रह के बिना भूटान के साथ बेहतर आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के जरिए भारत और इसके नागरिकों को लाभ पहुंचाना है। इसका लाभ समझौता ज्ञापन हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, भूटान को पेट्रोलियम उत्पादों की सुरक्षित और दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। आत्मनिर्भर भारत को साकार करने में निर्यात महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस एमओयू से आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा। यह एमओयू भारत की पड़ोसी पहले की नीति के तहत ऊर्जा सेतु के रूप में रणनीतिक रूप से उपयुक्त सिद्ध होगा। दूसरा, भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 की घोषणा की। सामान्य अध्ययन पेपर 2 शासन व्यवस्था विषय सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उन्नत विषय। प्रारंभिक परीक्षा इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024। मुख्य परीक्षा इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रोत्साहन 2024 की इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी को अपनाने में और तेजी लाने में भूमिका। प्रसंग देश में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी को अपनाने और तेजी लाने के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की मंजूरी के साथ भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 EMPS 2024 योजना शुरू की। उसका उद्देश्य देश में हरित गतिशीलता को अधिक बढ़ावा देने के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण को बढ़ावा देना। कुल 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ यह योजना 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक लागू की जाएगी। यह योजना इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन और तिपहिया वाहन पर लागू होगी। विवरण: देश में इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन और तिपहिया वाहन को तेजी से अपनाने के लिए यह एक विधि सीमित योजना है जिसका 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक 4 महीने की अवधि के लिए कुल परिव्यय 500 करोड़ रुपए है। पात्र इलेक्ट्रिक वाहन ईवी श्रेणियां 2 पहिया वाहन, तिपहिया वाहन जिसमें पंजीकृत ई रिक्शा तथा ई गाड़ियाँ और L5 शामिल है। जनता के लिए किफ़ायती और पर्यावरण अनुकूलन सार्वजनिक परिवहन विकल्प प्रदान करने पर अधिक बल देने के साथ यह योजना मुख्य रूप से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत EW और E3W पर लागू होगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक उपयोगों के अलावा निजी और कॉरपोरेट स्वामित्व वाली पंजीकृत E2W भी योग्यता योजना के अंतर्गत पात्र होगी। लक्ष्य संख्याएं: इस योजना का लक्ष्य 3,33,387 दो पहिया और 13,590 रिक्शा और ई कार्ट सहित 38,823 तिपहिया और L5 श्रेणी में 25,238 तिपहिया सहित 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहनों का समर्थन करना है। आत्मनिर्भर भारत यह योजना देश में कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीले ईवी विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देती है, जिससे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बढ़ावा मिलता है। इस उद्देश्य के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम PMP को अपनाया गया है, जो घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करता है और ईवी आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करता है। इससे मूल्य श्रृंखला में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर भी सृजित होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 के लिए अधिसूचना और दिशा निर्देशित भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अलग से जारी किए जा रहे हैं। तीसरा, रक्षा मंत्रालय ने ध्रुव MK3 के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 8,073 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। सामान्य अध्ययन पेपर 3 सुरक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय सुरक्षा प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। प्रारंभिक परीक्षा LALH ध्रुव MK3 UT हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL MK3 MR समुद्री भूमिका संस्करण। प्रसंग रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति की स्वीकृति के बाद 34 उन्नत किस्म के हल्के हेलीकॉप्टर ALH
के अधिग्रहण के लिए 13 मार्च 2024 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL बेंगलुरु के साथ खरीदे। भारतीय IDM स्वदेशी रूप से तैयार, विकसित व निर्मित श्रेणी के तहत 8,073.17 करोड़ रुपए के संयुक्त मूल्य के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। गौरतलब है कि ध्रुव MK3 एक सैनिक परिवहन हेलीकॉप्टर है जो कि तटीय रक्षा की निगरानी अर्थात भारत की समुद्री निगरानी और बचाव के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य, इस सौदे के अनुसार भारतीय सेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए ऑपरेशन रोल उपकरण के साथ ध्रुव MK3 रक्षा विनिर्माणों में स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विवरण: भारतीय सेना के लिए तैयार किया गया ALH ध्रुव MK3 UT राहत बचाव और सैन्य परिवहन आंतरिक कार्गो रेकी हताहत निकासी के लिए डिज़ाइन किया गया है। LH ध्रुव MK3 UT के सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख जैसे अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन साबित किया है। भारतीय तटरक्षक के लिए ALH MK3 MR संस्करण समुद्री निगरानी और अंतर्विरोध तलाशी व बचाव, रैम्पलिंग, संचालन तथा कार्गो एवं कार्मिक परिवहन हेतु बाहरी कार्गो ले जाने की क्षमता और चिकित्सा हताहत निकासी का उपयोग करके प्रदूषण प्रतिक्रिया के लिए तैयार किया गया है। इस हेलीकॉप्टर ने समुद्र और ज़मीन पर प्रतिकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों में भी अपनी क्षमता साबित की है। यह परियोजना अपनी अवधि के दौरान श्रम के लिए अनुमानित 190 लाख मानव घंटे का रोजगार पैदा करेगी। इससे 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से उपकरणों की आपूर्ति भी शामिल होगी और 70 स्थानीय विक्रेता स्वदेशीकरण की प्रक्रिया भी में शामिल होंगे। इस पहल से क्षेत्र में रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते को मंजूरी दी। सामान्य अध्ययन पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध। विषय: द्विपक्ष, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत से जुड़े या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौता IGFA भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC। मुख्य परीक्षा: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के आर्थिक संबंधों पर चर्चा कीजिए। प्रसंग: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते के पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। उद्देश्य: IGFA का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा एवं बंदरगाहों, समुद्री तथा लॉजिस्टिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाना है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC को सशक्त बनाने तथा इसके संचालन के लिए सहयोग से संबंधित इस समझौते पर भारत सरकार और संयुक्त अरब अमीरात सरकार के बीच उच्च स्तरीय यात्रा के दौरान 13 फरवरी 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे। IGFA में भारत मध्य यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC के विकास के संबंध में भविष्य में संयुक्त निवेशी और सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र शामिल हैं। इस समझौते में दोनों देशों के बीच सहयोग की विस्तृत रूपरेखा है। 5वां, भारत की राष्ट्रपति ने मॉरिशस की अपनी यात्रा के दौरान भारत समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। सामान्य अध्ययन पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत और इसके पड़ोसी संबंध। प्रारंभिक परीक्षा: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI। मुख्य परीक्षा: भारत की राष्ट्रपति की मॉरिशस यात्रा के दौरान हुए समझौतों का महत्व। प्रसंग: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस की 3 दिवसीय राष्ट्रीय यात्रा के समापन 13 मार्च 2024 पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्ता का नेतृत्व किया। उद्देश्य: भारत ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों देशों के नेताओं की उपस्थिति में 4 समझौतों का आदान प्रदान किया गया। इनमें शामिल है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण गिफ्ट सिटी और वित्तीय सेवा आयोग मॉरिशस के बीच समझौता ज्ञापन, लोक सेवा आयोग मॉरिशस और संघ लोक सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन MOU, भारत के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और मॉरिशस के भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वतंत्र आयोग के बीच समझौता ज्ञापन।
विवरण। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने वर्चुअल माध्यम से भारत सरकार की ओर से वित्त पोषित 14 सामुदायिक विकास परियोजना का उद्घाटन किया और नई फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का शिलान्यास किया, जिसे भारतीय सहायता से स्थापित किया जा रहा है। जिसके बाद मॉरिशस के राष्ट्रपति श्री पृथ्वीराज सिंह रूपन ने स्टेट हाउस रेडवेट में दोपहर के भोजन पर भारत के राष्ट्रपति की मेजबानी की। इससे पहले राष्ट्रपति ने अप्रवासी घाट का दौरा किया, जो विशेष रूप से भारत के पहले गिरमिटिया श्रमिकों के वंशजों के लिए काफ़ी महत्व रखता है, जो लगभग 2 शताब्दी पहले वहां पहुंचे थे। इसके पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दास्ता संग्रहालय का भी दौरा किया। मॉरिशस से रवाना होने से पहले राष्ट्रपति ने पवित्र गंगा तालाब में मंगल मूर्ति महादेव की पूजा अर्चना की। इससे पहले 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति दी। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तत्व। पूर्वी भारत में होगा शहद क्रांति का आगाज। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में पूर्वी भारत में शहद क्रांति का आगाज होने जा रहा है। झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक बड़ी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। इसका शिलान्यास 14 मार्च को केंद्रीय कृषि मंत्री मुंडा जी करेंगे। इस क्षेत्र में हनी हब बनने से शहद उत्पादक हजारों किसानों को घरेलू बाजार में विस्तार के साथ ही निर्यात के अवसर भी प्राप्त होंगे, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। देश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों तथा किसानों को प्राथमिकता के क्रम में झारखंड एवं आसपास के राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि की अनूठी शहद किस्मों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के संस्थानों द्वारा मंत्री श्री मुंडा की पहल पर अत्याधुनिक बृहद शहद परीक्षण प्रयोगशाला तथा अन्य परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन तथा कृषि विज्ञान केंद्र खूंटी, रांची, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूमि सहित विभिन्न संस्थान इसमें सहभागी हैं। भारत और डोमिनिकन गणराज्य ने पहले द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच संयुक्त आर्थिक और व्यापार समेत जटको की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल पर सैंटो डोमिंगो में डोमिनिकन गणराज्य के विदेश मंत्रालय MIREX में 12 मार्च 2024 को हस्ताक्षर किए। डोमिनिकन गणराज्य एक उत्तरी अमेरिकी कैरिबियाई देश है। इसकी राजधानी सैंटो डोमिंगो है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जनवरी 2024 को जटको की स्थापना के लिए इस कथित प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 25 वर्षों में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता मौजूदा आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रोटोकॉल में तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण के माध्यम से व्यापार, सेवाओं, औद्योगिक प्रौद्योगिकियों और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत और विकसित करने की परिकल्पना की गई है। यह दोनों देशों के बीच ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा और व्यापार तथा उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। भारत डोमिनिकन गणराज्य से मुख्य रूप से सोना आयात करता है। उसे फार्मास्यूटिकल, समुद्री उत्पाद, मोटर वाहन, दुपहिया और तिपहिया वाहनों का निर्यात करता है। भारत डोमिनिकन गणराज्य जटको की पहली बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी। PM गतिशक्ति कोयला क्षेत्र में राष्ट्रीय मास्टर प्लान जारी। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने कोयला मंत्रालय में एक समारोह में PM गतिशक्ति कोयला क्षेत्र में राष्ट्रीय मास्टर प्लान जारी किया। PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य PMGS NMP पोर्टल के कोयला मंत्रालय के पेज पर उपलब्ध भू-स्थानिक परतों के माध्यम से कोयला क्षेत्र में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का महत्व। आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के हमारे दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिन्हित करता है। PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान एक व्यापक GIS आधारित प्लेटफॉर्म है और यह विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाता है ताकि लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की समकालिक योजना की सुविधा मिल सके। आर्थिक प्रगति और विकास को उत्प्रेरित करने के लिए ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाया जा सके। इसके जारी होने से सभी हितधारकों को कोयला क्षेत्र के भीतर गतिविधियों की योजना और
योजना बनाने और लागू करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी के साथ सशक्त बनाएगी, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी और समय पर परियोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। यह पहल लागत क्षमता को प्रोत्साहित करके, अवरोधों को कम करके तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एक स्मार्ट, एकीकृत और स्थायी कोयला लॉजिस्टिक इकोसिस्टम विकसित करने, पर्याप्त आधारभूत अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने, लॉजिस्टिक लागत अनुकूल करने और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी को अपनाने के माध्यम से आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जारी किया गया। पीएम गति शक्ति परियोजना। पीएम गति शक्ति परियोजना राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक अग्रणी प्रयास है जिसका उद्देश्य आधारभूत अवसंरचना कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए समकालिक और समग्र योजना को बढ़ावा देना है। इस परियोजना का लक्ष्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। कोयला मंत्रालय ने पीएम गति शक्ति पोर्टल की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विभिन्न परतों और विश्लेषणात्मक उपकरणों को एकीकृत करने में अग्रणी भूमिका निभाई। पोर्टल में महत्वपूर्ण जीआईएस परतें जैसे कोलफील्ड सीमाएं, कोयला निकासी प्रणाली, रेलवे साइडिंग का स्थान और भूमि पर संपत्ति डेटा शामिल है, जो हितधारकों को भारतीय कोयला उद्योग की व्यापक समझ प्रदान करते हैं। कोयला क्षेत्र में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जारी करना कोयला क्षेत्र को बदलने और आधारभूत अवसंरचना की योजना और क्रियान्वयन को कारगर बनाने के प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सतत विकास को बढ़ावा देने, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा देश के नागरिकों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कोयला मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधार जन कल्याण पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी पहल की शुरू की, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस दौरान पीएम ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का ऑनलाइन अनावरण किया। इससे समाज के वंचित वर्गों को उत्थान के लिए वंचितों को सबसे आगे रखने में मंत्रालय को समर्पण का प्रतीक है और वंचित समुदायों से आने वाले 1 लाख उद्यमियों को राष्ट्रीय सहायता का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री सूरज को एक परिवर्तनकारी पहल बताया जिसका उद्देश्य समाज के सभी वंचित वर्गों का उत्थान करना है। आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड भारत में सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जारी किया गया एक पहचान पत्र है। यह लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। कार्ड में लाभार्थी के बारे में आवश्यक जानकारी होती है, जिससे उनकी विशिष्ट पहचान संख्या और कवर की गई स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण शामिल होता है। केन्या के नायरोबी में खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स समिति के 54वें सत्र में भारत की मानक संचालन प्रक्रिया पर चर्चा। 10 मार्च 2024 को केन्या के नायरोबी में खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स समिति के 54वें सत्र की बैठक। पूर्व बैठक में फूड स्ट्रीट के आधुनिकीकरण के लिए हाल में जारी अपनी मानक संचालन प्रक्रिया की प्रस्तुति की। यह प्रस्तुति खाद्य के लिए पारंपरिक बाजारों में खाद्य स्वच्छता नियंत्रण उपायों के लिए प्रस्तावित मसौदा दिशा निर्देशों के तर्ज पर की गई है, जो CCFH के 54वें सत्र के प्रमुख एजेंडों में एक है। अन्य महत्वपूर्ण एजेंडों में ताज़ा पत्तेदार सब्जियों और अंकुरित अनाज में सीगा विश्व उत्पादक एस्चेरिचिया कोली के नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश और मछली तथा मत्स्य उत्पादों, दूध और दुग्ध उत्पाद में खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण में पानी के सुरक्षित उपयोग और पुनः उपयोग के लिए दिशा निर्देश पर भी चर्चा की जाएगी। CCFH का 54वां सत्र 11 मार्च से 15 मार्च तक अमेरिका की सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है और यह बैठक पहली बार केन्या में हो रही है। इस क्षेत्र में भारत के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अन्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच भी SOP साझा की गई है। पीएम स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 14 मार्च को पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री इस अवसर पर दिल्ली के 5,000 स्ट्रीट वेंडरों सहित 1 लाख स्ट्रीट वेंडरों को इस योजना के तहत ऋण भी वितरित करेंगे। महामारी के कारण गहराए वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान समाज के हाशिए पर पड़े तबकों या वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की गई थी। यह योजना हाशिए पर पड़े स्ट्रीट वेंडरों के समुदायों के लिए रूपांतरकारी साबित हुई है। अब तक देश भर में 62 लाख से भी अधिक स्ट्रीट वेंडरों को 10,978 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि के 82 लाख से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। यह योजना अब भी उन लोगों के लिए वित्तीय समावेशन और समग्र कल्याण का प्रतीक बनी हुई है जो सदैव ही इससे कमोवेश वंचित रहे हैं। आज के इस विश्लेषण अंक में इतना ही। इसका पीडीएफ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।